कि वर्तमान में प्रतिमाह मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि जो कि 1,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें महंगाई भत्ता, बेहतर पारिवारिक पेंशन और निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से इस मांग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और यह प्रक्रिया विलंबित बनी हुई है। हाल ही में सरकार की ओर से इस देरी के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन कोष के सामने पेंशन के सामने समय एक गंभीर वित्तीय चुनौती मौजूद है जिसे बीमांकित घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें तो पेंशन कोष का जो वर्तमान और भविष्य का आकलन है उसके अनुसार कोष में जमा राशि भविष्य में पेंशन के रूप में देनी होने वाली राशि से कम पड़ रही है, यानी आय से अधिक व्यय की स्थिति बन गई है। यह स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से पेंशन राशि में वृद्धि करना या फिर इसे महंगाई भत्ते से जोड़ना कोष की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सरकार का मानना है कि अगर इस वक्त पेंशन राशि बढ़ा दी गई तो यह कोष पर एक अतिरिक्त दबाव डालेगी और भविष्य में पेंशन का भुगतान करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में श्रम मंत्रालय ने एक उच्च शक्ति वाली मॉनिटरिंग समिति के निष्कर्षों का भी हवाला दिया है। इस समिति ने पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की संभावना तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन समिति का निष्कर्ष था कि कोष की मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। यह कदम कोष की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर सरकार ने प्रकाश डाला है वह है उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का क्रियान्वयन। सरकार ने बताया है कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उन मामलों से संबंधित है जहां पेंशन की गणना को लेकर विवाद थे। इसका सीधा संबंध न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग से नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी स्पष्टीकरणों के बावजूद सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपए तक बढ़ाने, महंगाई भत्ता शुरू करने या फिर मेडिकल लाभ देने के लिए कोई ठोस समय सीमा नहीं बताई है। इसका मतलब साफ है कि करोड़ों पेंशन भोगी जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस राशि पर निर्भर हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पूरे देश में लगभग 75 लाख पेंशन भोगी इस स्थिति से प्रभावित हैं। इनमें से कई ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनकी आय का कोई दूसरा साधन नहीं है और महंगाई के इस दौर में 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी यह चिंता वाजिब भी है। संक्षेप में कहें तो सरकार का पक्ष स्पष्ट है। ईपीएस 95 पेंशन कोष के बीमांकित घाटे और वित्तीय सीमाओं के चलते ही न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि में देरी हो रही है। हालांकि उच्च पेंशन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन 7,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग अभी भी लंबित है और पेंशन भोगियों को एक ठोस राहत का इंतजार जारी है। अब चलिए दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक खबर की ओर बढ़ते हैं। यह खबर देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल पेंशन प्रणाली में एक नया और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना का नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य पेंशन प्रणाली में आई विसंगतियों को दूर करते हुए कर्मचारियों के भविष्य को और अधिक सुरक्षित एवं स्थिर बनाना है। इस नई योजना को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वर्ष 2004 से पहले देश में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। इस योजना के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में नियमित रूप से मिलता था। इस पूरी राशि का भुगतान सरकार अपने खजाने से करती थी और कर्मचारी को इसमें कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। यह राशि पूरी तरह से गारंटी शुदा और निश्चित होती थी। बाजार के उतार चढ़ाव का इससे कोई असर नहीं पड़ता था। साथ ही महंगाई भत्ते के आधार पर इस पेंशन में समय समय पर वृद्धि भी की जाती थी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बरकरार रहती थी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए बेहद सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती थी क्योंकि भविष्य की आय के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता होती थी। हालांकि सरकार के लिए यह व्यवस्था आर्थिक रूप से एक भारी जिम्मेदारी बन गई थी क्योंकि पेंशन का पूरा बोझ राजकोष पर था। इसी वजह से वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया और इसकी जगह नई पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया। नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर एक फंड में योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति पर जमा राशि के आधार पर पेंशन मिलती है। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी खामी यह रही कि यह पूरी तरह से बाजार के निवेश पर निर्भर है। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर पेंशन फंड की वैल्यू पर पड़ता है। इस वजह से कर्मचारियों को यह चिंता सताने लगी कि सेवानिवृत्ति के समय उनके फंड में कितनी राशि होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह अनिश्चितता उनके भविष्य की योजना बनाने में एक बड़ी बाधा बनी। इन चुनौतियों और कर्मचारी संघों की लगातार मांगों के बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा और नई पेंशन योजना की साझेदारी दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल किया गया है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर कैसे काम करेगी और इसके क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला और अहम नियम सेवा अवधि से जुड़ा है। इस नई योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी 24 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करता है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 24 वर्ष से कम अवधि तक सेवा में रहते हैं उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन दी जाएगी, यानी जितने वर्ष की सेवा उसी हिसाब से पेंशन राशि निर्धारित होगी। दूसरा बड़ा बदलाव योगदान का है। इस योजना में पेंशन फंड को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर योगदान देंगे। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा इस पेंशन फंड में जमा करवाएंगे। वहीं सरकार की ओर से कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% हिस्सा फंड में
में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों के लिए 7% का एक अतिरिक्त योगदान भी प्रावधान में रखा गया है। इस तरह की साझेदारी से बनने वाला फंड अधिक मजबूत और टिकाऊ होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है न्यूनतम पेंशन की गारंटी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक पेंशन भोगी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी, इसकी गारंटी दी गई है। यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे पेंशन की एक न्यूनतम सुरक्षा रेखा तय हो जाएगी। चौथा अहम पहलू पारिवारिक सुरक्षा से जुड़ा है। इस योजना में परिवार के भविष्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर किसी पेंशन भोगी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उस पेंशन राशि का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता रहेगा। यह सुविधा परिवार की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने में एक मजबूत स्तंभ का काम करेगी। इस प्रकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक संतुलित और भविष्य उन्मुखी कदम साबित हो सकती है। यह योजना न सिर्फ कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और गारंटीड पेंशन का आश्वासन देती है, बल्कि सरकार के वित्तीय बोझ को भी एक सीमा में रखने का प्रयास करती है। इससे कर्मचारियों को भविष्य की अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी और वे एक स्थिर आय के साथ अपने सेवानिवृत्त जीवन की योजना बना सकेंगे। दोस्तों, आज की इन दोनों बड़ी खबरों का सार यही है कि एक ओर जहां ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए अभी और संघर्ष करना पड़ा सकता है और इसके पीछे वित्तीय बाधाएं मुख्य कारण है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। यह योजना पेंशन प्रणाली में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ईपीएस 95 से जुड़े मुद्दों का भी जल्द ही कोई समाधान निकलेगा और सभी पेंशन भोगियों को उनके हक की पूरी राशि मिल सकेगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम सभी को जागरूक बने रहना होगा और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। इस वीडियो को अपने सभी पेंशनधारी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसके लिए यह जानना जरूरी है। हमारे चैनल अधिकार मंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रह सकें। आपके सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।